आप जिस भी प्रोसेस में हाथ डालोगे वो प्रोसेस फट से मैनिफेस्ट। खुश होना पड़ेगा, मतलब मुझे चाहिए ढेर सारा पैसा, सुख, समृद्धि, संपत्ति, सौभाग्य। चिकन एंड एग काइंड ऑफ चलता था टर्मोइल। अगर आप योगा कर रहे हो तो आप वेसल को इतना मजबूत कर रहे उसके रिजल्ट्स तो एकदम मैग्निफिसेंट एंड पावरफुल होते हैं। में सारी डिजायर्स अभी एग्जिस्ट, ऑलरेडी मैनिफेस्टेड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, हो और फिर किसी भी एज में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। वेलकम टू माय चैनल एवरीवन। अगर आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को सिंपल एंड एफर्टलेस बनाने के लिए, देन दिस पॉडकास्ट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। क्योंकि आज हमारे साथ है रेती मैम, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ये करने में हेल्प किया। So welcome Reti ma'am, and thank you for taking out time for this. हो। Much for inviting me, Sophia. And congratulations on your success. I'm so happy and grateful for that because मेरी भी जर्नी आपके साथ एज अ सब्सक्राइबर ही शुरू हुई थी, एंड धीरे धीरे जब मैं आपके वीडियोस को देखने लगी तो द biggest manifestation I've had is I've started loving me more than before. So I feel that's a big achievement. So thank you for so much for coming into our lives. Thank you so Great. much for the lovely intro. Yeah. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि खुश रहना क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी ऐसा लगता था, अरे मैं तो मेरे डिजायर पूरी होने के बाद खुश हूँ, पहले क्यों हूँ? तो वो चिकन एंड एग काइंड ऑफ चलता था टर्मोइल दिमाग में। तो आप अपना पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन करेंगे कि हम उसको बेटर रिलेट करें। जानने की जरूरत है सोफिया कि जब ये क्वेश्चन मन में आता है, और मन में आना इज नॉर्मल, बिकॉज पहले तो मेरे मन में भी आया कि खुश होना पड़ेगा, यू नो मतलब मुझे चाहिए ढेर सारा पैसा, सुख, समृद्धि, संपत्ति, सौभाग्य। खुश होना पड़ेगा, फॉर दैट। अगर हम उसकी मिमिक्री पहले ही कर ले, अगर हम उसकी क्रिएशन को पहले ही कर ले, तो बाकी चीजें बाय प्रोडक्ट बन जाती है, वो अपने आप आती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये आती है कि माय गॉड, मतलब खुश होना जैसे कि कितनी बड़ी सजा दे दी, बिकॉज हमें आदत हो जाती है ना उस नेगेटिविटी में रहने की। बट एक बार जब थोड़ी सी पुश करके कोशिश कर लेते हैं, तो उस कोशिश करने के बाद फिर वो हमारा नेचुरल सेल्फ बन जाता है खुश रहना। और फिर जब उसी कारणवश दुखी होते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारा वो नेचुरल सेल्फ है नहीं नेगेटिविटी, दुख दुख या गंदा सोचना। तो अगर कोई इस वक्त ये सोच रहा होगा कि हैवी कीमत देनी पड़ रही है खुश होने का, तो रोने में मजा आता है क्या? तो मतलब इट्स द फाउंडेशन ना, कि आप जब अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बनाते हो तो आगे आपकी चीजें भी आसान एंड एफर्टलेस हो जाती है। एंड अभी मेरा क्वेश्चन है कि जब हम ये मैनिफेस्टेशन जर्नी में रहते हैं तो बहुत बार वो बहुत एफर्टलेस एंड सिंपल ना होके बहुत ही स्ट्रेनिंग एंड स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो उस स्टेट पे कोई क्या करे? तो मैंने जो अपनी जर्नी में नोटिस किया, या फिर मेरे स्टूडेंट्स या जिनके साथ भी मैं जुड़ी रही उनकी जर्नी में नोटिस किया, कि जब वो LOA फॉलो करते हैं, LOA इन जनरल की बात कर रही हूँ, अजम्पशन, अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जो भी वो फॉलो करते हैं, अगर उस फॉलो करने के बाद भी रेजिस्टेंस आ रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, या कुछ इजी मैनिफेस्टेशन नहीं हो रहा है, तो उसके ऐसा होने के पीछे का रीजन ये होता है कि जब वो प्रोसेस भी कर रहे हैं तो उतना ही स्ट्रेन दे के कर रहे हैं। जब वो LOA फॉलो भी कर रहे हैं तो वो अलाइनमेंट से हटके उसको एक टास्क की जैसा कर रहे हैं। तो जब आप किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस को, LOA के प्रोसेस को फन के बदले स्ट्रेस के साथ फॉलो करोगे, तो मैनिफेस्टेशन तो होना है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट, बट एट द सेम टाइम आप कॉन्ट्रास्ट भी अट्रैक्ट करोगे। कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस, जिनको नहीं पता है, मैं प्रॉब्लम के बदले कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ, बिकॉज प्रॉब्लम शब्द थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन लेके आता है। तो लाइफ के बहुत सारे रंग होते हैं, तो कॉन्ट्रास्टिंग रंग, यानी हम इस अगर पिंक कलर की रंग में जी रहे हैं तो ब्लू कलर अगर अपीयर हो गया तो हम उसे प्रॉब्लम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ब्लू कलर जब आता है, विच इज अ कॉन्ट्रास्ट, वो अपनी लेसन्स, अपनी गिफ्ट्स को साथ ले। तो अगर हम इजी एंड एफर्टलेसली प्रोसेस कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन कभी भी परेशानी भरा हो ही नहीं सकता। जब आपने इजी एंड एफर्टलेस की बात की, क्योंकि आप खुद भी एक योगा टीचर हैं एंड आप प्रोवोकेट करती हैं, क्या प्रैक्टिसिंग योगा हमें इस डायरेक्शन में हेल्प कर सकता है, या इसका कोई
कोरिलेशन है मैनिफेस्टेशन के साथ? बहुत बड़ा कोरिलेशन है सोफिया। आज के डेट में एलओए जो जनरली सीख रहे हैं लोग कि भाई 555 टेक्निक कर लो या विजन बोर्ड बना लो, ये सारी चीजें जब वो करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं या फिर अवेयर नहीं है, वो होती है एनर्जी की एस्पेक्ट। हम लोग सब एनर्जी से बने हुए हैं। तो आपका जो वेसल है इस एनर्जी को कैरी करने का, वो आपकी बॉडी है। तो आपका अगर वेसल अलाइंड नहीं है आपके डिजायर्ड गोल से, तो फिर आप किस तरीके से उस चीज को ढंग से मैनिफेस्ट करोगे? इसके लिए जब योगा आता है, बिकॉज योगा आपको क्रिएट करता है उस वेसल को बेटर बनाने में। वेसल का मतलब सिर्फ बॉडी नहीं बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे मैं माइंड की भी बात कर रही हूँ। तो मान लीजिए अभी तो मेडिकली प्रूवन है हर जगह कि व्हेन यू डू माइल्ड एक्सरसाइज या योगा प्रैक्टिसेस आप करते हो, या तो फिर आप देखते हो कि आपका मूड भी बेटर होने लग गया है कि नहीं? तो जब आपका मूड बेटर होने लग गया है तो क्या होगा? आप हैप्पीनेस बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे। और हैप्पीनेस बाय डिफॉल्ट जब एक्सपीरियंस करना शुरू कर दोगे तो क्या होगा? आप जिस भी प्रोसेस में हाथ डालोगे वो प्रोसेस फट से मैनिफेस्ट होकर आ जाएगा उस डिजायर को लेके जो आप करना चाह रहे हो। तो अगर आप योगा कर रहे हो तो आप वेसल को इतना मजबूत कर रहे हो कि लाइफ के जो उतार चढ़ाव है वो आपके मूड को इम्पैक्ट करना बंद कर। हाँ, डेफिनेटली। और योगा का परसेप्शन आसनास के ऊपर भी बहुत ज्यादा है। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू फिजिकल मूवमेंट्स। जब हम उस एरिया को टैप इन करते हैं तो हमारे मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली बेटर अनफोल्ड और जल्दी होती है। सो थैंक यू फॉर दिस पर्सपेक्टिव। अगर आप मेरे व्यूअर्स को एक रोड मैप बताएं, 5 सिंपल स्टेप्स जो वो फॉलो करें टू रीच टू देयर डेस्टिनेशन, प्रैक्टिकल 5 गाइडलाइंस, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। बिकॉज इतना सारा इंफॉर्मेशन है ना अवेलेबल, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट कि आप क्या फॉलो करें, कभी ये फॉलो करें कभी वो फॉलो करें। तो मैं चाहती हूँ एक वन स्टॉप सोल्यूशन, एक रोड मैप टू योर मैनिफेस्टेशन प्रोसेस टू रीच टू योर डेस्टिनेशन और डिजायर। ये तो बहुत ब्रॉडर सेंस में बात हो गई सोफिया, क्योंकि एक दवाई से सारी बीमारी का इलाज नहीं होता है। तो ये बोलना गलत होगा कि ये कर लो और सबका हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि आपका आंख 5 नंबर का खराब है, मैं 2 नंबर का चश्मा पहना के बूढ़ी रही, तुझे दिख क्यों नहीं रहा है? कैसे दिखेगा? तो देर इज नो वन स्टॉप सोल्यूशन, बट या कुछ बेसिक चीजें हैं जो हर किसी को करनी ही पड़ती है इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट तो आपने पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट किया, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए सबसे पहले तो बेसिक वर्क करनी होती है, वो होती है अपने वेसल की क्लीनिंग। वेसल की क्लीनिंग के लिए आप एनर्जी वर्क तो करते ही करते हो, चूंकि आप खुद भी एनर्जी हीलर बन रहे हो तो आपको पता ही है कि एनर्जी वर्क कितना काम करता है। वैसे ही अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, माइंडफुल वॉक कर रहे हो, योगा कर रहे हो, ज्यादा बहुत ये नहीं कि आपको घंटे भर बैठ के करना है, लेकिन अगर आप दिन में 15-20 मिनट भी टाइम अपने शरीर के लिए निकाल रहे हो तो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, क्योंकि हमारे अंदर में सूक्ष्म शरीर है और फिर परा शरीर है जो हमारा ल्यूमिनस बॉडी है, उसमें बहुत सारी चीजें ऑब्जर्वेशन के द्वारा एनर्जी में डाल देते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम योगा कर रहे हैं या माइंडफुल वॉक कर रहे हैं, तो वो जो एनर्जी है वो क्लीन होती है। और इसमें मैं थोड़ा सा एक साइंटिफिक साइड दिखाना चाहूंगी आप लोगों को, जो शायद लोग इतना ढंग से नहीं नोटिस करते हैं, जो करना चाहिए उनको। जैसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है स्ट्रेस के कारण। हम एंग्शियस और स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारे शरीर का कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। बट कॉर्टिसोल लेवल हाई होने से भी हम स्ट्रेस और एंग्शियस फील करते हैं, रीजन कुछ भी हो। तो जब कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है तो एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है, आपके शरीर में कॉर्टिसोल लेवल ट्रांसफरेबल है, याद रखिएगा। अगर मेरा कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो पसीने के थ्रू मैं आप पे भी पास ऑन कर दूंगी, यानी आप भी एंग्शियस और स्ट्रेस फील करने लगोगे। तो कितनी बार सुना है ना कि यार उसके आते ही मूड डाउन हो जाता है मेरा। वो इसके लिए शायद कि उनका जो कॉर्टिसोल लेवल है वो आपको भी इफेक्ट कर रहा है। तो साइंटिफिकली बोला गया है कि अगर आप स्वेट आउट कर देते हो, यानी बहुत विग्रस एक्सरसाइज या जॉगिंग या वॉक करके आए और आपका पसीना निकल गया है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉर्टिसोल नीचे चला जाता है। तो मूड तो बेटर होना ही है। इसके लिए एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म का आपके वेसल को तैयार करता है। सेम मैं आती हूँ मेडिटेशन के ऊपर, बिकॉज शरीर तो फिट हो गया, बट जो माइंड का चैटर है पूरे टाइम स्टोरी गढ़ने का, पूरे टाइम ऑब्जर्वेशन को रियल मान बैठने का, तो फिर मेडिटेशन आपको हेल्प करता है। तो जो बेसिक चीजें हैं, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, माइंडफुल वॉक,
ग्रैटिट्यूड देना, क्योंकि आज आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो सारी डिजायर्स हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है सोफिया, कि उस डिजायर को लेके अपनी लाइफ के प्रति इतने अनग्रेटफुल हो जाते हैं कि लगता है कि लाइफ बेकार ही है मेरी, ना लाइफ ही क्यों है, वो डिजायर नहीं मिला मुझे। बट ये नहीं समझते कि भाई लाइफ है तो ही तो वो डिजायर चाहिए। आज आपको मैं कहूँ मैं $10 मिलियन आपको दे रही हूँ आज, लेकिन आपको कल मरना पड़ेगा, क्या आप लोगे वो $10 मिलियन? नहीं लोगे, क्योंकि लाइफ ज्यादा वैल्यूबल है $10 मिलियन से। लेकिन लोग मैनिफेस्टेशन करने के भी चक्कर में अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं। तो ग्रैटिट्यूड तो देना ही पड़ता है where you are, बिकॉज आप जहां हो उसको अगर अप्रिशिएट नहीं करोगे तो एनर्जी वे में आप ऊपर जाओगे नहीं, और ऊपर जाओगे नहीं तो मैनिफेस्टेशन कहाँ से कर पाओगे आप। तो ये या 3 चीज बेसिक है, बाकी आप प्रोसेस करो, वो आपके ऊपर है। हम्म, बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत बार हम लोग एक सोल्यूशन सबको देने की भी कोशिश करते हैं, वन टू मेनी, और बट हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। बट जैसे आपने कहा ये 3 बेसिक चीजें तो एप्लीकेबल हर किसी पे होता है, वी ऑल हैव टू डू दैट, टू रीच देयर एंड टू बेटर आवरसेल्व्स। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप आपके सारे जब भी मैंने आपको सुना है, जाना है, आप कंपैशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करती है। तो मुझे आपसे जानना है कि कंपैशन क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। कंपैशन इसके लिए बोलती हूँ सोफिया, बिकॉज हम सबसे पहले तो कंपैशन खुद से शुरू होता है। तो अगर मैं कंपैशन प्रमोट करने कहती हूँ तो लोगों को ये नहीं समझा रही कि खुद को अनकंफर्टेबल करके दूसरों हम्म। को कंपैशन दो। पहले खुद से कंपैशन करो, फिर मूव ऑन करो, क्योंकि आप जब खुद में भरते हो तो छलकता ही छलकता है। तो अगर आप खुद के प्रति कंपैशनेट हो तो ऑब्वियसली आप दूसरों के प्रति कंपैशनेट होगे। और कंपैशन इसके लिए जरूरी होता है क्योंकि आप जब स्पिरिचुअल बॉडी एक्टिव कर रहे हो, यानी आप आपकी स्पिरिचुअल बॉडी है आप एक्टिव कर रहे हो, उस वक्त आपने कंपैशन फॉलो नहीं किया, तो क्या होता है आपका ईगो बॉडी हावी हो जाता है। हमारे शरीर में 2 बॉडी है, स्पिरिचुअल एंड ईगो। ईगो हमें बताता है कि हमें बहुत कमियां हैं, हमसे नहीं हो सकता है, हमें बहुत लिमिटेशन है। लेकिन कंपैशन एक ऐसी तलवार है जिससे ईगो काटा जा सकता है। तो जब आप कंपैशन फॉलो करते हैं तो आपकी ईगोइक बॉडी डाउन होती है, और जैसे ही वो डाउन होगी आपको सब कुछ संभव दिखने लग जाता है। फिर आपको लगता है आई कैन डू दिस। इसके लिए जब आप कंपैशन पहले खुद से, और खुद से जब आप ऑटोमेटिकली फॉलो करने लगोगे तो आप दूसरों से भी करोगे। तब फिर एक गलत ईमेल सेंड होने पे खुद को बीट अप नहीं करोगे पूरे दिन की, हाउ कैन आई सेंड दैट ईमेल। फिर आपको लगेगा ऑल राइट आई एम ह्यूमन, मैं कर सकती हूँ गलती, और कल मैं ठीक भी कर लूंगी, और गलती हो गई है तो माफी भी मांग लूंगी, है ना। लेकिन अगर आप खुद से ही कंपैशनेट नहीं हो तो फिर पूरे दिन खुद को बोलोगे हाउ कुड यू डू दैट, हाउ कुड यू सेंड अ इनकरेक्ट स्पेलिंग इन अ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ईमेल। ये नहीं सोचते कि आज जो इंपॉर्टेंट है कल शायद नहीं होगा इम्पोर्टेंट। तो कंपैशन इसके लिए जरूरी है बिकॉज आपका ईगो नीचे होता है उसको फॉलो करने से। ये एस्पेक्ट तो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा हेल्प किया अपनी लाइफ में, बीइंग कंपैशनेट, बिकॉज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थोड़ा कंपैशन प्रैक्टिस करना इनिशियली डिफिकल्ट लगता था, बट जब प्रैक्टिस करना इनिशिएट किया, उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली, जो चीज आप अपनी आवाज ऊपर करके या खुद के प्रति भी जो कंपैशन आप दिखाने लगते हो, उसके रिजल्ट्स तो एकदम मैग्निफिसेंट एंड पावरफुल होते हैं, टू बी प्रिसाइज। सो थैंक यू फॉर दैट एस्पेक्ट जो आपने मेरे लाइफ में लाया कंपैशन के प्रति। एंड एक और क्वेश्चन जो था कि क्या सच में सारी डिजायर्स अभी एग्जिस्ट, ऑलरेडी मैनिफेस्टेड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं? क्या सच में टाइम लीनियर होता है? क्योंकि टाइम, ये लीनियरिटी, टाइम लीनियरिटी के लॉजिकल एस्पेक्ट में हम लोग बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन एनर्जी अपना डालते, तो इसके बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि हाउ डू यू व्यू टाइम, टाइम को कैसे, किस नजरिए से देखा जाए? ये बहुत बार आप लोगों ने और सभी ने सुना होगा, और प्लस आप नाउ यू आर फॉलोइंग एनर्जी हीलिंग, यू नो दैट वी, हम तो जो शामानिक प्रैक्टिशनर है वो नहीं फॉलो करते लीनियर टाइम फ्रेम। बट मैं यहाँ पे उन सिचुएशंस पे नहीं बात कर रही हूँ, मैं एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह से बात करती हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और जनरली आप लोगों को वक्त निकल जाएगा, यू नो, समय पे सब चीज कर लो, समय पे होना चाहिए, हम ये सुनते हुए पले बढ़े हैं, है ना, कि ये समय चला गया तो वो समय वापस आना नहीं। तो मैं इन जनरल बोलती हूँ कि आप लोगों ने जनरली यही सुना है कि
भाई समय निकल गया, वक्त रहते काम कर लो, क्योंकि एज इफ कि वक्त, और प्लस हमें वो भी दिखाया जाता था कि समय के आगे बाल होते हैं, समय के पीछे बाल नहीं होते हैं, यू कैन नॉट कैच टाइम, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है कि एक लीनियर टाइम है एंड यू कैन नॉट कम बैक टू द सेम टाइम अगेन, विच इज करेक्ट। अगर 3D वर्ल्ड में देखो तो सच्चाई है कि हम, मैं भी बचपन में नहीं जा सकती हूँ, आई कैन नॉट एक्सपीरियंस माई 7 year old सेल्फ अगेन। लेकिन लीनियर टाइम फ्रेम जब आप थोड़ा बड़े होते हो तो वो एग्जिस्ट करना इसके लिए नहीं बंद हो जाती है। क्यों नहीं करती है बता रही हूँ कि आप जो चाहो वापस से रिक्रिएट कर सकते हो एक्सेप्ट एज। दैट मीन्स आप एजलेस भी हो सकते हो, बहुत लोग बहुत यंग दिखते हैं, दैट डजंट मीन कि उनका एज नहीं बढ़ रहा है, बट दे स्टिल हैव दैट इनोसेंस या ब्यूटी इन देम। लेकिन कई बार आप लोगों ने सुना होगा ना किसे अमीर आदमी लोगों को बोलते हुए कि यू कैन अचीव एनीथिंग एट एनी एज। या फिर बहुत एग्जाम्पल है, जैसे KFC का मालिक 70 साल की उम्र में इतना बड़े बिजनेस अंपायर को खड़ा कर लिया, है ना। या हमारे लाइफ में भी। तो क्या अगर लीनियर टाइम फ्रेम है और अगर आप लीनियर टाइम फ्रेम को ही मानते हो तो फिर आपकी तो एज खत्म हो गई। यू हैव सेट एज टू अचीव समथिंग कि भाई 30 से पहले जॉब करियर होना चाहिए, 30 से पहले शादी हो जाने चाहिए, बच्चा नहीं हो सकता है 30 के बाद, और ये सारी चीजें लीनियर वालों के लिए होती है। लेकिन जब आप सर्कुलर टाइम फ्रेम में आते हो, which is what energy healers believe कि we have circular time frame, you will have option of coming back to the same position। तो फिर आपके पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट आ जाता है। वो गिफ्ट पता है क्या है? वो गिफ्ट है गलती करने का। then you will make mistakes and you know that you can recreate again because time is circular। तो अगर कोई गलत स्टेप ले लिया, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर लिया, कुछ गलत कुछ भी कर लिया, यू नो दैट यू कैन रिक्रिएट। और उसके कारण क्या होता है कि बिजनेस वर्ल्ड में स्पेशली बोला जाता है कि अगर आपके पास गलती करने की एबिलिटी नहीं है तो आप बेटर बिजनेसमैन नहीं बन सकते, बिकॉज एवरी मिस्टेक यू विल लर्न, बिकॉज आपका रिस्क एपेटाइट बढ़ता है, बिकॉज हर गलती के बाद आपको लगता है कि हाउ विल आई मेक इट बेटर, और बेटर करने के बाद आपको पता चल जाता है पिटफॉल गिर के उठने का। तो ये जो हम्म। ये है ना गिर के उठने का जो तरीका सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लिनियर टाइम फ्रेम को क्रॉस करके उससे बाहर निकल के सर्कुलर टाइम फ्रेम में एंटर करते हैं, और फिर किसी भी एज में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देयर इज नथिंग एज सच कि इसी समय पे यही होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और ये शिफ्ट हमारे माइंड में हमें बहुत सारी चीजों को समझने में भी हेल्प कर सकता है। अभी अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंटली रह रहा है, जो अपने डिसीजंस खुद ले रहा है, बट वीजा भी एक इंसान जो बहुत बड़े फैमिली के साथ रह रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिसेस करना या अपना सॉलिट्यूड और स्टेट ऑफ माइंड मेंटेन करना कभी कभी चैलेंजिंग हो सकता है। तो वो, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं, कुछ लोगों के बड़े फैमिलीज होते हैं, तो उन लोगों के लिए ऐसी क्या चीजें होंगी प्रैक्टिकली जो वो फॉलो करें कि वो भी जितना हो सके अपने साइड से फॉलो करें एंड इस जर्नी को एक्सपीरियंस करें। अगर आप अकेले रह रहे हैं और LOA फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए तो जर्नी बहुत ईजी है, बहुत ईजिली मेंटेन हो जाती है वो जर्नी। लेकिन अगर आप किसी फैमिली सेटअप में हैं तो क्या करें, मैं बताऊंगी क्या नहीं करें। प्लीज लोगों को प्रमोट करना बंद करें। यू शुड ऑल्सो डू दैट, बिकॉज हमें क्या चाहिए ना, हम इंसानों को संगी साथी बहुत चाहिए होता है। मैं ये कर रही हूँ तुम भी करो। और फिर क्या होता है इनिशियल टाइम में, बाद में बिल्कुल आप बताएं लोगों को, लेकिन जो इनिशियल आपके 6 months का टाइम है दैट इज फॉर योर सेल्फ। तो अगर आप फैमिली में भी हैं, पति के साथ भी हैं, बच्चों के साथ भी हैं, टीचर बनने की कोशिश मत कीजिए। दिस इज फॉर योर ओन ग्रोथ। आप एग्जाम्पल बनिए। आप हम एग्जाम्पल बनने से पहले जब टीचर बनते हैं ना, तो वो हमारी प्रैक्टिसेस छुड़वा देता है। तो जनरली जो फैमिली सेटअप में होते हैं, आज एक दिन मेडिटेशन किया, फिर चल पड़ेंगी अपनी भाभी को बोलने, भाभी मेडिटेशन किया बहुत अच्छा लग रहा है आप भी करो। उसके बाद चल पड़ेंगी अपनी सास को बोले, मम्मी जी आप भी चलो मेरे साथ ग्रेटिट्यूड वॉक करो, मैंने किया बहुत अच्छा फील होता है। 2-3 दिन तो कर भी लेंगी, उसके बाद क्या होगा, खुद ही प्रैक्टिस छूट जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप प्रैक्टिशनर से टीचर बनते हो, प्रैक्टिस छूट इसलिए जाती है बिकॉज आपने पहले ही बोल दिया, एनर्जी चली गई आपकी बात। दिस इज माई वाई आई वॉन्ट टू फॉलो दिस, मेरा अपना कुछ रीजन था। तो उस रीजन को हीरो बनाने के लिए फिर मैं क्या करती थी, थोड़ा अर्ली उठने की कोशिश करती थी। अगर अर्ली उठने की कोशिश नहीं हो पा रही है मुझसे कि घर में शांति होगी, आई कैन प्रैक्टिस देन, या फिर मैं बहुत जोर से कुछ बोल रही हूँ वो नहीं कर पाऊंगी,
तो मेरे घर के पास में एक पार्क था, तो उस पार्क में शाम में चली जाती थी, बेटी खेलती थी, तब तक मैं अपना ग्रैटिट्यूड वॉक और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेती थी। तो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, कि जो सिचुएशन है दैट यू कांट चेंज, देन हाउ कैन यू मेक एंड वर्क अराउंड दैट सिचुएशन। आप उस सिचुएशन के अराउंड जब काम करने लगते हो, हमेशा मन में और फोकस अपना इस चीज़ पे रखते हो कि ये क्यों करना है। सबका कोई ना कोई रीज़न होगा, वरना एलओए के पास कोई नहीं आता है। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर कंटेंट, इफ यू आर एंजॉइंग, इफ यू हैव नो डिजायर, आप एलओए आओगे नहीं। यानी आपको कुछ तो डिजायर है, आप कुछ तो अचीव करना चाह रहे हो, तो उस अचीवमेंट की, उस डिजायर को फोकस करते हुए प्रैक्टिसेस करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी फैमिली परेशान करेगी आपको, एज लॉन्ग एज आप अपना मुंह बंद कर रहे हो, लोगों के टीचर नहीं बन रहे हो। थैंक यू, क्योंकि आई एम श्योर ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। एंड वन मोर थिंग कि जब हम रिचुअल्स या कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं जो हमें मजा भी आता है करने, बट एक्चुअली वो हमारे ब्रेन को कैसे रिवाइव करता है, वो हमें हेल्प कैसे करता है? देखिए, साइंटिफिकली प्रूवन है, बिकॉज रिसर्च चालू था कि हमारा जो लाइफ में जो हम रिचुअल्स फॉलो करते हैं, यानी हमारा जो ब्रेन है किसी चीज़ का एक्सेप्टेंस जो लेता है, एक तो प्रोग्रामिंग होती है बचपन से हमें जो सिखाया सुनाया ऑब्जर्व किया, उससे आपकी ब्रेन की प्रोग्रामिंग होती है। लेकिन उस ब्रेन की प्रोग्रामिंग को तोड़ने के लिए कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, और यहाँ पे रिचुअल्स आती हैं, बिकॉज जो रिचुअल्स आप कोई भी करते हो, तो वो आपको एक सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस देता है उस चीज़ से, उस पर्पस से। और इसी के लिए आप किसी भी सभ्यता में देख लो, हर तरह का रिचुअल, अगर आप रिलीजन में ही देखो, हर रिलीजन का एक डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल है इन ऑर्डर टू कनेक्ट देम टू द डिवाइन पावर, है ना। वैसे ही अगर आप योगा में भी देखो, तो योगा के भी अपने रिचुअल्स हैं, अपने नियम है, यम और नियम है जो हम फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं उस थ्योरी के एक्सेप्टेंस के लिए रिचुअल हमेशा आपको एक ब्रिज का काम करता है। आपने डिसाइड किया आपको यहाँ पहुंचना है, माइंडसेट शिफ्ट के लिए रिचुअल जो है एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि दिमाग को पता भी होती है बातें, बट फिर भी चेंज नहीं ला पाता है, बिकॉज जो प्रोग्रामिंग है उसको चेंज होने में टाइम लगता है। तो रिचुअल्स विल हेल्प यू, दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि अफर्मेशन सुनो, मेडिटेशन करो, स्क्रिप्टिंग करो, लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट करो, क्योंकि दिमाग को फिर एक्सेप्टेंस जैसे ही हो जाएगा वो चेंज कर देता है, और सब कुछ यहाँ से क्रिएट होता है। क्योंकि सब कुछ दिमाग का ही तो खेल है, कैसे हम क्या करते हैं। मैं तो इकोनॉमिक्स की एक बात हमेशा बोलती हूँ, वो हमेशा अपने सेमिनार में बोलते हैं कि इस दुनिया में कोई भी मून से ट्रक भर के पैसा नहीं लाया, यहीं रह के यहीं बैठ के कमाया है, तो सब कुछ यहाँ है। सारे इन्वेंशन वहीं से तो होते हैं, जो चीज हमें पहले इम्पॉसिबल लगती है अब सब कुछ एग्जिस्ट कर रही है अभी। तो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। एंड अगर कोई इंसान एक डिजायर या मल्टीपल डिजायर बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो जनरली लोग उसे अगर इफ ही उसने शेयर किया है किसी के साथ, तो हम कभी कभी कहते हैं आप आपके डिजायर को रीथिंक कीजिए, वापस सोचिए। तो ये क्या सही पर्सपेक्टिव है उसे देखने का, कि हमें अड़े रहना चाहिए, कि हमें जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, या इस कभी कभी क्योंकि जर्नी टायरिंग और लंबी भी हो सकती है किसी किसी के लिए, तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में? देखिए, अगर आपके अंदर डिजायर आई है, तो मैं रूमी साहब की लाइन फिर से रिपीट करती हूँ, ऊपर वाला आपके अंदर डिजायर सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि आप में हर वो क्षमता है उस डिजायर को मैनिफेस्ट करने की। लेकिन इस जर्नी में क्या होता है, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं, प्रोग्रामिंग होती है, सेल्फ डाउट होता है, हमारे बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हावी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट के कारण हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर, क्योंकि मेरी जो डिजायर होगी सोफिया, वो आपकी हुई जरूरी नहीं, लेकिन मेरे अंदर जो डिजायर आई है वो इसके लिए आई है क्योंकि मेरे पास क्षमता है वो पूरी करने की। सेम वे में अगर आप किसी से बहुत ज्यादा अपनी डिजायर डिस्कस करते हो, तो देयर इज चांसेस कि, क्योंकि वो हमारे वो बोलते हैं ना कि सारी क्या सफरिंग का जड़ इच्छाएं हैं, हमारे वो सिखाते हैं ना कि, ये नहीं सिखाते हैं कि क्यों है, क्योंकि आपके अंदर डिजायर आती है, आप में पोटेंशियल भी है, लेकिन रेजिस्टेंस के कारण हम सेल्फ डाउट करते हैं और ऑब्वियसली दुख क्रिएट करते हैं उसके कारण। तो इसका ये मतलब नहीं कि डिजायर ही छोड़ दो, इसका ये मतलब है सिस्टमैटिक ढंग से डिजायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, जहां हो उसमें भी खुश रहो, और जहां पहुंचोगे वहां पे तो जब जाओगे तो जाओगे। यू डोंट हैव टू गिव अप एनी ऑफ योर डिजायर, सिर्फ जो स्टेप्स है उसको ढंग से लेना सीखो, और अपने डिजायर्स को ज्यादा डिस्क्लोज करने में नहीं बोलती हूँ, बिकॉज देयर इज अ चांसेस कि पीपल कैन टॉक यू आउट ऑफ इट। या
पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जब हम चुनते हैं तो डेफिनेटली वो हमको हेल्प करता ही है टू मूव अहेड। कोई ऐसे भी आपको इसके लिए डिजायर के लिए शायद डिमोटिवेट कर रहा होगा क्योंकि उसके लिए वो अचीवेबल नहीं होगा। कोई भी आपको सजेशन सिर्फ अपने एबिलिटी के हिसाब से देता है। तो आपको अगर आईएएस ऑफिसर बनना है, मेरे पास क्षमता है ही नहीं आईएएस ऑफिसर बनने की, आप एक एग्जाम फेल कर गए हो, आप मेरे पास आओगे, मैं बोलूंगी तुमसे नहीं होगा क्योंकि मुझसे नहीं होगा। हर कोई मिरर देख के जवाब देता है, याद रखिएगा। तो अपने डिजायर्स डिस्कस मत कीजिए। और मे बी हमें कभी वैलिडेशन या फिर राइट और रॉन्ग की कंसल्टेशन भी नहीं करनी चाहिए किसी से कि ये डिजायर सही है या गलत है। मे बी हम हेल्प ले सकते हैं हाउ टू द जर्नी की कैसे करें, स्टेप्स कैसे यू नो सही तरीके से सीखे कैसे, जैसे आपने बोला। या हम्म। दैट कुड बी अ बेटर एंड राइट अप्रोच। करेक्ट। एंड या एंड क्या जजमेंट जब हम दूसरों को जज करते हैं, इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन इनर बीइंग कि हम खुद बहुत क्रिटिकल होते हैं, इसके वजह से हम बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा जज करते हैं? तो हाउ डू वी लुक एट दैट पर्सपेक्टिव कि जजमेंट जो है वो बहुत राइट और रॉन्ग ग्रे वाला फील्ड हम लोग देख ही नहीं पाते, बहुत प्रोग्रामिंग ये चीज सही है ये चीज गलत है। तो आई नो कि उसका कोई एक तरीका या सिंपल वे नहीं होगा, काफी मतलब एनर्जी लगती है उसे, बट कैन यू हेल्प अस विद समथिंग सिंपलर टू डील विद दिस? एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, दूसरे के जूते पहन के देखो फिर जज करना। बहुत सिंपल सी बात है। जज करना बहुत आसान है, बट आप अगर वो लाइफ जिए होंगे जो वो जी रहा है, वो चीजें एक्सपीरियंस किए होंगे जो वो कर रहा है, तो शायद आप भी वही कर रहे होते जो वो कर रहा है। तो जूते पहनो पहले दूसरे के, फिर जज करना। जब जूते नहीं पहन सकते तो जजमेंट करने का हक भी नहीं है। और जब हम ऑन द वर्ज हो किसी को जज करने के लिए तो क्या कहें अपने ट्रेन को, लाइक जिस जजमेंट तो करने ही आता वाले ही हैं? है। वो तो इंस्टेंटली आता है। आप किसी को देखते हो जो बाहर खड़े होके चिल्ला रहा है, तो आप जज करते हो क्या पागल आदमी है। लेकिन तभी समझना होगा कि ये शायद बहुत दुखी है। Then you have to think, you have to use your second brain, the rational brain, and find the rationality instead of judging. हम रैशनैलिटी नहीं फाइंड करते, हम जज करके छोड़ देते हैं। तो कभी भी जजमेंट आए तो ढूंढिए उसके पीछे का रैशनल, कि वाई ही और शी बिहेविंग लाइक दैट। कभी जजमेंट नहीं आएगा। ओके, आई ट्राई दैट डेफिनेटली फॉर नेक्स्ट टाइम। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप उस ऐसे इंसान को क्या कहना चाहोगे जो बहुत निराश है और बहुत ट्राई कर चुका है, सब कुछ ट्राई कर चुका है और अभी ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप है? तो ऐसे, क्योंकि मैं भी थी एक टाइम पे वैसे, तो ऐसे लोग टू राइज आप मतलब वापस उठे और आगे बढ़े, इन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो बहुत परेशान है सोफिया, सबसे पहले तो उनको ये समझना होगा कि आधी स्टोरी तो परेशानी की हम अपने दिमाग में बना देते हैं। अगर आप अपनी ही बात करो, बहुत वर्ज ऑफ गिविंग अप थे, अभी आप बैठ के पीछे जाओ, क्या सच में इतना बुरा था जितना आपने अब उसको नहीं फील लगता। किया? अब नहीं लगता। अब नहीं लगता ना। वही मेरे साथ भी था, जब मैं अपनी लाइफ में लगता था इससे बुरा तो हो ही नहीं सकता। अब बैठ के देखती हूँ तो मैंने कहा माय गॉड, उस वक्त भी कितनी सारी चीजें थी मेरे पास जो मैं नहीं देख रही थी, नोटिस नहीं कर रही थी। तो इस वक्त जो भी परेशान है, क्योंकि हम जब परेशान होते हैं तो क्या हम देख पाते हैं सब चीज ढंग से, रैशनैलिटी के साथ? नहीं। तो अगर आप परेशान हैं तो थोड़ा सा, मैं कहती हूँ, उपवास रख लीजिए 2 महीने का, कि भाई किसी से अपनी लाइफ डिस्कस नहीं करो। बिकॉज जनरली जब परेशान होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ दूसरों से, और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम बढ़ती ही है, उससे घटती नहीं है। आई नो लोगों को फिर एक लॉजिक ये भी आता है कि अगर परेशान है, दुखी है और बात नहीं करेंगे तो हाउ विल वी वेंट आउट, अपनी परेशानी कैसे बाहर निकालेंगे। तो मैं इस सिचुएशन में बोलती हूँ कि अगर वेंटिंग इज गोइंग टू हेल्प यू, करो वेंटिंग। बट वेंटिंग किसी की हेल्प नहीं करता, और स्पेशली रिश्तेदारों में वेंटिंग क्यों नहीं हेल्प करती है, परिवारों में? बिकॉज आपने एक बार तो मुंह से निकाल दिया कि आई एम गोइंग थ्रू दिस प्रॉब्लम, रिश्तेदार और दोस्त वो प्रॉब्लम भूलने नहीं देते आपको। हर तीसरे दिन फोन करके बोलते हैं आर यू ऑल राइट, आर यू ओके, या फिर क्या हुआ, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला क्या? एंड दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इन यू। तो अगर आप लोगों में से कोई भी पुराने या बहुत बहुत परेशानी से गुजर रहा है, तो बात करना बंद कर दीजिए। और वेंटिंग अगर आपका मोड ऑफ रिलीज है, अगर,
तो वेंटिंग बुक्स पे कीजिए, किताबों पे कीजिए, अच्छी चीज़ें सुनिए, लिखिए, जर्नलिंग कीजिए, जर्नलिंग विल हेल्प। लेकिन डोंट गेट स्टक देयर। अगर आप वहीं पे रुक जाओगे वेंटिंग मोड में ही, वेंटिंग के आगे निकलना होता है, ब्लेम गेम के आगे निकलना होता है, क्रिएशन मोड में आना होता है, तो थोड़ा सा रिलीफ के लिए आप कर रहे हो तो, लेकिन डोंट मेक इट अ हैबिट। मैंने तो अपनी लाइफ में देखा कि जब तक वेंट कर रही थी नहीं चेंज आया, बंद कर दी बोलना, बंद कर दी डिस्कस करना, मेडिटेट करने लगी, योगा करने लगी, इनवर्ट जाने लगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेसेस फॉलो करने लगी, माइंड रिप्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान देने लगी। व्हेन आई स्टॉप्ड बीइंग अ विक्टिम एंड आई स्टार्टेड एक ग्रोथ माइंडसेट में एंटर करके अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेके जाने लगी, लाइफ चेंज हुई। तो इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं तो 2 महीने का उपवास ले लीजिए, किसी से बात मत कीजिए, एंड खुद को री इन्वेंट करने की तरफ पढ़ना शुरू कीजिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे मेंटर्स के साथ जुड़िए, अच्छे संघ का हिस्सा बनिए, और ऐसे लोग जो ने शेयर हैं, जो आपको हमेशा आपकी कमियां दिखाते हैं, जो हमेशा आपको आपकी परेशानियां दिखाते हैं, जो हमेशा आपको ये बताते हैं कि आपने क्या नहीं किया है लाइफ में, उनसे 2 महीने का डिस्टेंस कर दीजिए, चाहे किसी भी बहाने से करना हो। वैसे लोग आपकी एनर्जी को कभी क्लीन होने ही नहीं देंगे जब तक आप उनके साथ रहो। तो 2 महीने का उपवास और ऐसे लोगों से डिस्टेंस, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मेरे लिए तो चेंजिंग पॉइंट यही था जो आपने विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलना बहुत हेल्प करता है, बाकी सारी जो चीजें आपने कही। सो आई एम थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।